हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछने किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स? ऑप्शन हैं चाइना, जापान, थाईलैंड या फिर साउथ कोरिया। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यदि इस वीडियो सेशन की पीडीएफ आपको चाहिए तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। बेसिकली ये सब मटेरियल हम आपको 1 साल की जो हमारा पीडीएफ कोर्स, वैलिडिटी कोर्स है, उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। तो 1 साल तक आपको हमारा कंप्लीट मटेरियल मिलता रहेगा और जितने भी आप एग्जाम देंगे, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे, स्टेट पीसीएस हो, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल हमारा कोर्स आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप हमारा कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। The United States Department of Defense attacked Iran on 28 February 2026 under which कोड नेम? अमेरिकी रक्षा विभाग ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर किस कोड नेम के तहत हमला किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो 28 फरवरी 2026 को इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक जॉइंट अटैक किया ईरान पर, अलग अलग जगह में। और इसराइल द्वारा इस अटैक को नाम दिया गया रोरिंग लायन और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो ईरान के जो प्रमुख ऑफिशियल्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स हैं, ईरान में जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको अटैक किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो सेकंड सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, अली खामेनी, इन्हें भी असैसिनेट यहाँ पर कर दिया गया, इनकी मृत्यु हो गई है। यमन बेस्ड हौतीस, इन्होंने अपना अटैक जारी किया ईरान पर, इसराइल पर, रेड सी से। मतलब हर अटैक चल रहा है एक दूसरे के ऊपर। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अब उससे भी जो ग्लोबल ऑयल और गैस शिपमेंट है, उसको डिसरप्शन देखने के मिल सकता है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी हम गल्फ कंट्रीज़ में किसी भी डिस्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये ईरान और ओमान के बीच में है। ईरान इसके नदर्न एरिया में है और काफ़ी नैरो स्ट्रिप है। तो यहीं से ग्लोबल सप्लाई होती है, जो भी गल्फ से जो तेल जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में, इवन भारत में, चाइना में, जापान में। ठीक है, तो अगर ईरान ये कह दे कि मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि ईरान का नियंत्रण है यहाँ पर ज़्यादातर पार्ट में, तो जो गैस सप्लाई है वो रुक जाएगी, ऑयल सप्लाई है वो रुक जाएगी। विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन गजब लिल हक अगेंस्ट तालिबान? तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक किस देश ने शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पाकिस्तान। तो 21 फरवरी 2026 की बात है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के अलग अलग प्रोविंसेस में। और यहाँ पर जो इनका मानना है कि मिलिटेंट कैंप्स हैं जो पाकिस्तानी तालिबान से संबंधित हैं, इस्लामिक स्टेट से संबंधित हैं, तो उन्हें नष्ट करने के लिए की गई है, ऐसा पाकिस्तान ने कहा। और फिर उसके बाद फिर 26 फरवरी 2026 को अफगानिस्तान ने भी रिटेलिटरी ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ किया, धज्जियाँ उड़ा दी इनकी। फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक लॉन्च किया तालिबान के अगेंस्ट। ठीक है, कई जगह इन्होंने निशाने बनाए, तो एक दूसरे के जो सोल्जर्स हैं उन्हें मारने की ये ऑपरेशन चले हैं। फ्रॉम विच सिटी वॉज द नेशन वाइड ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन HPV कैंपेन फॉर्मली लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान का औपचारिक शुभारंभ किस शहर से किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, अजमेर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया है 14 साल की लड़कियों के लिए, अजमेर राजस्थान से। इसका मकसद है जो गर्ल्स में जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है, तो उसके खतरे को जो है नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना उसके खतरे को। जो ये सर्वाइकल कैंसर है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में। और जो परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है
उसी के कारण इस तरह के जो पपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है वो हो जाते हैं, खासकर ये टाइप 16 और टाइप 18। ये प्राइमरी कोज हैं सर्वाइकल कैंसर के। ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑल सर्वाइकल कैंसर्स आर कॉज्ड बाय persistent HPV इन्फेक्शन, मेकिंग इट वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर्स। तो एक तो ये वाला कैंसर और एक लिवर कैंसर, ये वैक्सीन से आप प्रिवेंट कर सकते हो। और भारत में कौन सी वैक्सीन यूज हो रही है? गर्डासिल 4। इसे MSD फार्मास्यूटिकल्स ने बनाई है, सिंगल डोज ही इसकी लगने वाली है। फिलहाल इसकी सप्लाई गवी वैक्सीन अलायंस द्वारा की जा रही है। वैक्सीनेशन वॉलंटरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और पेरेंट्स या फिर गार्जियन के कंसेंट से ही दी जाएगी। तो टीनेज में ही दी जाती है, जब आप 14 ईयर के हो, ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो गर्ल्स हैं वो पुबर्टी से होकर गुजर रही होती है ना, लेकिन सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती हैं, इसलिए इम्यूनिटी उनमें ज़्यादा होती है। HPV एक कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, हालांकि कुछ ही फॉर्म है इस वायरस की जो कैंसर में तब्दील हो जाती है। 14 टाइप्स ऑफ HPV हैं जो कैंसर कॉज कर सकती है, इनमें से HPV टाइप 16 और 18 सबसे ज़्यादा प्रोन है कि ये ट्यूमर में बदल जाती है। ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री थी जिसने HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था 2007 में, और इससे पहले भारत में भी लॉन्च हो चुका है अलग अलग राज्यों में। तो सिक्किम ने सबसे पहले ये HPV इम्यूनाइजेशन कैंपेन लॉन्च किया था 2018 में भारत में। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर टू कमेमोरेट विच हिस्टोरिक साइंटिफिक अचीवमेंट। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस ऐतिहासिक वैज्ञानिक उपलब्धि के स्मरणोत्सव के लिए मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट बाय सर CV रमन। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी इंडियन फिजिसिस्ट सर CV रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को, और इस डिस्कवरी के लिए सर CV रमन को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी दिया गया 1930 को। और इस साल नेशनल साइंस डे का थीम रहा विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। The renewed bilateral swap arrangement between Japan and India allows for currency swaps up to what maximum limit? जापान और भारत के बीच नवीनीकृत द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते के तहत मुद्रा विनिमय की अधिकतम सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 75 बिलियन US डॉलर्स। जापान और इंडिया ने अपना बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट रिन्यू किया है, ठीक है। बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट देखो क्या होता है, इसकी जो लिमिट है 75 बिलियन US डॉलर्स रखी गई है। देखिए मान लीजिए कि भारत से जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा वापस निकालते हैं अपना, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो भारत में डॉलर्स की कमी हो जाएगी, तो भारत को डॉलर्स चाहिए, तो भारत डॉलर्स कैसे लेगा? जापान से ले लेगा, और जापान को बदले में इंडियन रुपीज़ दे देगा। जब भारत में कंडीशन अच्छी हो जाएगी, सही हो जाएगी, तब भारत जो डॉलर्स हैं वो वापस कर देगा जापान को, और बदले में जो इंडियन रुपीज़ जो जितना दिया था वो वापस ले लेगा, ठीक। इस तरह से करेंसी स्वैप अरेंजमेंट काम करता है। सेम जापान के लिए, जापान को अगर डॉलर चाहिए तो भारत से ले सकता है ना, बदले में जापानीज येन दे सकता है। इस तरह से ये काम करता है। तो 75 बिलियन US डॉलर्स तक ये लोग एक दूसरे के साथ कर सकते हैं ऐसा अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं स्वैप अरेंजमेंट। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of what amount on Mahindra and Mahindra Financial Services Limited? भारतीय रिजर्व बैंक ने महिंद्रा एवं महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 11.50 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 11.50 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर, क्योंकि जो RBI के डायरेक्शंस हैं, फेयर प्रैक्टिसेस कोड, इंटरनल ओम्बुड्समैन फॉर रेगुलर एंटिटीज, इनसे संबंधित जो प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। Who will head the committee established by the Ministry of Electronics Information Technology to examine DigiLocker related rules? डिजीलॉकर से संबंधित नियमों की जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, अजय शाहनी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हाई लेवल कमेटी सेटअप की है डिजीलॉकर संबंधित रूल्स को रिव्यू और इम्प्रूव करने के लिए। इस कमेटी को हेड करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं, अजय साहनी। इसमें लीगल एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट और अलग अलग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। और ये जो कमेटी है जो एग्जिस्टिंग डिजिटल लॉकर रूल्स हैं उनको एग्जामिन करेगा कि करंट टेक्नोलॉजी और लीगल एनवायरनमेंट के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर रोड मैप क्या रहना चाहिए। हु वॉन द टीम चैंपियनशिप टाइटल एट द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 टीम चैंपियनशिप टाइटल जीता है। टोटल 23 मेडल्स जीते, जिसमें 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8
ब्रोंज रहे हैं। अच्छा, और जम्मू एंड कश्मीर में हुआ ये। इससे पहले भी इंडियन आर्मी ने ही जीते थे ये चैंपियनशिप 2024 और 25 में। तो फर्स्ट 3 एडिशन ही जम्मू एंड कश्मीर में ही हुए हैं, 20, 21, 23। और हिमाचल प्रदेश रनर अप रहा है, हरियाणा तीसरी पोजीशन पर रहा है। मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव्ड द 2025 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड इन विच स्पेसिफिक कैटेगरी। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार किस विशिष्ट श्रेणी में प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी है बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल बोर्ड ने कर्नाटक का जो मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसे 2025 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड दिया है बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली के फील्ड में। और अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा इसको मैनेज किया जाता है मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और ये लगातार दूसरा साल है जब मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस तरह का रिकॉग्निशन मिला है। और ये अवार्ड फॉर्मली प्रेजेंट किए जाएंगे सितंबर 2026 को इस्तानबुल, तुर्की में। Kampegowda International Airport, Bengaluru signed a memorandum of understanding with which European airport to enhance cargo connectivity। माल ढुलाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मंगलुरु स्थित कंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किस यूरोपीय हवाई अड्डे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि कार्गो कनेक्टिविटी को इनहेंस किया जा सके साउथ इंडिया और यूरोप के बीच में। Indian Railways Finance Corporation has signed a loan agreement with Sumitomo Mitsui Banking Corporation and MUFG Bank Limited to raise an external commercial borrowings of JPY equivalent to how many US dollars? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन और MUFG बैंक लिमिटेड के साथ कितने अमेरिकी डॉलर के बराबर जापानी प्रस्नातक ऋण जुटाने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है 400 मिलियन US डॉलर्स। तो इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन गिफ्ट सिटी ब्रांच MUFG बैंक लिमिटेड गिफ्ट सिटी ब्रांच के साथ ताकि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को रेज किया जा सके। कितना? जापानीज येन लगभग 400 मिलियन US डॉलर के इक्विवेलेंट। 5 साल का इस लोन का टेन्योर है। पैक्योंग एयरपोर्ट इन सिक्किम विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर। सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है त्रिलोचन पोखरेल। सिक्किम चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग इन्होंने अनाउंस किया है कि पाक्योंग एयरपोर्ट जो कि इकलौता एयरपोर्ट है राज्य में, इसका नाम फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। त्रिलोचन पोखरेल, इन्हें गांधी पोखरेल के नाम से भी जानते हैं, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट रहे हैं सिक्किम से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सभी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है महात्मा गांधी के साथ। Who has resigned from the position of president and CEO of World Economic Forum? विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष और सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है बॉर्ज ब्रेंडे। तो नॉर्वे के पॉलिटिशियन डिप्लोमेट बॉर्ज ब्रेंडे इन्होंने रिजाइन कर दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट और सीईओ के पद से, क्योंकि इनके लिंक्स पाए गए जो सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन है उनके साथ। और इसलिए अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एलोइस ज्विंगी को इंटरिम प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेनेवा स्विट्जरलैंड बेस्ड एक थिंक टैंक है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1971 में इसकी स्थापना जर्मनी इंजीनियर क्लॉस स्वाब द्वारा की गई थी। फेसबुक ओवरसीज हैज एक्वायर्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक इन रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। फेसबुक ओवरसीज ने रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 30%। फेसबुक ओवरसीज ने 30% स्टेक एक्वायर किए हैं REIL में, जो कि सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, 257 करोड़ रुपए में। तो REIL का मतलब है रिलायंस इंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड। इस तरह से अब ये इसकी होली ओन सब्सिडरी नहीं रही है रिलायंस की। According to the Global Mind Health Study, Indian young adults ranked at which position out of 84 nations in Mind Health Quotient Score? ग्लोबल माइंड हेल्थ अध्ययन के अनुसार माइंड हेल्थ क्वेश्चन स्कोर में भारतीय युवा वयस्क 84 देशों में से किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 60th। इंडियन यंग अडल्ट्स काफ़ी पोअरली परफॉर्म किए हैं माइंड हेल्थ क्वेश्चन स्कोर में, 84 देशों में 60वीं रैंक है इंडियन यंग अडल्ट्स की। ठीक है, अगर हम ग्लोबल मेंटल हेल्थ स्टडी की बात करें तो US पे सैपियन लैब्स ने ग्लोबल माइंड हेल्थ
2025 एक स्टडी जारी की है, इसमें बताया नॉट ओनली डिड इंडियन यूथ्स इन द 18 to 35 एज ग्रुप स्कोर पोorly globally बट दे आल्सो डिड वर्स ऑन मेंटल वेलबींग पैरामीटर्स कंपेयर्ड टू ओल्डर इंडियंस एज्ड अबव 55। जो भारतीय हैं जिनकी एज 55 से अधिक है, ठीक है, उनसे भी खराब मानसिक स्थिति है जो 18 से 34 साल के लोग हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। अच्छा, जिन कंट्रीज ने अच्छा स्कोर किया है वो सब सहारन अफ्रीका ने, जैसे घाना, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, केन्या, तंजानिया। जिन्होंने काफ़ी पुअर किया है उसमें जापान, ताइवान, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, ये सभी है। 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स इनिशिएटिव इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। 52 सप्ताह में 52 सुधार पहल किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? राइट आंसर ऑप्शन भी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रेलवेज अश्विनी वैष्णव ने रेल टैक्स पॉलिसी अनाउंस की है और ये कहा है कि रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल को डिजिटाइजेशन किया जाएगा और रेलवे नंबर 3 और माफ कीजिएगा रिफॉर्म नंबर 3 और रिफॉर्म नंबर 4 इसको कहा जाएगा 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर रिफॉर्म और चौथा नंबर रिफॉर्म होगा ये रेल टैक्स पॉलिसी और रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या है? इसको रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 के तहत बनाया गया। जो भी रेलवे की तरफ से कंपनसेशन दिया जाता है, किसी को इंजरी हो जाए रेलवे एक्सीडेंट में, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसकी उम्मीद ना हो या डेथ हो जाए किसी की, या गुड्स की नॉन डिलीवरी हुई हो या लॉस हो जाए, रिफंड, ये सब इसके तहत दिया जाता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? नाइल। विच ओशन इज द लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया? पैसिफिक ओशन। द Eiffel Tower is located in which country? Paris, France. Which is the largest continent in the world by land area? Asia. Which countries are home to the Amazon rainforest, the largest tropical rainforest in the world? Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname and French Guiana। तो ये 9 कंट्रीज हैं ऐसी। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व्ड? व्हेन इज द रेयर डिजीज डे ऑब्जर्व्ड? व्हेन इज द नेशनल प्रोटीन डे ऑब्जर्व्ड? करंटली देयर आर हाउ मेनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया? करंटली देयर आर हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वाले मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफिस, स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। और फिर भी कोई डाउट है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर जुड़ ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।